Hello, Bacho. How are you? This is Atul Sinha. As I have committed to you that I will bring all GS subject in the August month itself. हमने आपसे कहा था कि 1 अगस्त है आज, 1st August 2020. That is 6th of September 2020. You are going to appear in the ND exam. Then after November में CDSA, CAPF, PEPSCAT and civil services, all examination are in continuity. It is going to be held. तो इसलिए this is अतुल सिन्हा, MSc, LLB, B.Ed. हमने जब मास्टर डिग्री की थी 1990s में, उसके बाद 96-97 में जब हमने लॉ ग्रेजुएट किया था, तो आज के ज्यादातर एस्पिरेंट पैदा भी नहीं हुए होंगे. और देन आफ्टर आई स्टार्टेड my civil services preparation, I have written IAS mains examination by taking public administration and history as a main subject. हिस्ट्री में लगभग हमने 40 किताब पढ़ा है. Last 20 years से I involve myself in teaching learning process in the Delhi top institution of civil services, and that is defense services examination preparation. डिफेंस सर्विस में मेरे हजारों बच्चे सिलेक्शन हुए हैं. तो आप लोगों के सभी बच्चों के डिमांड पे, बिकॉज ऑफ द फैक्ट यू आर दैट इज एंजॉयिंग माय टोन एज वेल एज माय टीचिंग स्टाइल, आपके ग्रेट डिमांड पे मैंने आज आपके लिए पॉलिटी का सब्जेक्ट शुरू किया है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, साइंस में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं एनडीए में. उसके बाद पॉलिटी ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन होता है. तो कीपिंग इन ऑल दोस दैट इज सिलेबस इन माइंड एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे, जैसे मैंने आपको हिस्ट्री का टॉपिक शुरू किया है, वेरी स्पेसिफिक, वेरी पर्टिकुलर, ठीक है ना, एग्जाम ओरिएंटेड, अगर यूपीएससी के पैटर्न पे आपको पॉलिटी का स्टडी मैं कराऊंगा, वेरी साइंटिफिक एंड कैटेगोरिकल. आपको फिर लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ने की आवश्यकता शायद ही पड़े, एंड यू विल एबल टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चन. इट इज माय फर्म बिलीव. तो लेट अस स्टार्ट. बच्चों, आज का टाइमलाइन है कि इतिहास पढ़ा नहीं जाता है, इतिहास रचा जाता है. इतिहास रचने का विषय है. बच्चों, 2020 में आप एनडीए सीडीएस का एग्जाम क्लियर करके इतिहास रच दीजिए, और वही इतिहास रचने की फाउंडेशन आज मैंने दी है पॉलिटी की फर्स्ट क्लास के साथ. जैसा आपका प्यार साइंस और हिस्ट्री सभी सब्जेक्ट में मिला है यूट्यूब के चैनल पे ऑन बिहाफ ऑफ अनअकैडमी, तो वैसे ही आप इस वीडियो को लाइक करेंगे. इट इज माय फर्म बिलीव. और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि आज 7 बजे शाम को एनडीए का एक नया बैच मैंने लॉन्च किया है, जिसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी टाइम बाउंड में 30th of August को कंप्लीट पूरा होगा. एंड ऑन 10th of August 2020 I have launched a CDS बैच, CDS के लिए, CAPF के लिए और FCAT के लिए, जिसमें पूरी साइंस और इकोनॉमिक्स एज यू नो वेरी डायनेमिक वन. आपको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, आज के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, आज के वर्ल्ड में इकोनॉमिक टसल जो हो रहा है डिफरेंट देश में, ठीक है ना, व्यापार के लिए जो लड़ाइयां चल रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, दैट इज प्रेशर इज देयर, China's aggressive policies are there, US always that is expansionist for us, that is think tank is there. उन सबको ध्यान में रखते हुए आज आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब में डायनेमिक क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, और यूपीएससी के एग्जाम को पकड़ना आपका काम है, मेरा काम है उसमें हेल्प करना. So I am crazy about those questions which UPSC asked, that is very very current related, उसको भी हम लोग पकड़ेंगे. That is traditional question तो होगा ही. तो let us start polity subject, that is first class going to be launched today itself. बच्चों, इंडियन पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहले हम लोग देख लेते हैं कि ब्रिटिश केम इन इंडिया in 1600 under a specific, that is particular charter granted by the Queen Elizabeth I
with the right of exclusive trade to Indian continent. भारतीय महादेश में उपमहाद्वीप में ट्रेड करने के लिए एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 ईस्वी में चार्टर ग्रांट किया ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन को। देन आफ्टर मेजर एक्टिविटी, आपको जैसा पता है कि प्लासी की लड़ाई में दैट इज सिराजुद्दौला को दैट इज क्लाइव ने हराया। उसके बाद आपको दैट इज प्लासी बैटल वाज कन्फर्म इन बक्सर। तो ये सब आपको हिस्ट्री में मैं बता चुका हूं। 1765 में कंपनी को शाह आलम सेकंड ने दीवानी का राइट दिया for the collection of revenue and civil justice in the Bengal, Bihar and Odisha. In 1765, company obtained the Diwani, that is right over revenue and civil justice of Bihar, Bengal, Odisha from Shah Alam II. Shah Alam II से revenue मतलब राजस्व और दीवानी है ना, न्यायालय का फरमान, that is diwani, that is right, ब्रिटिशर्स से that is कंपनी ने लिया from शाह आलम। ये एक मेजर इवेंट आपको यहाँ ध्यान में रखना है। एंड देन आफ्टर कंपनी रूल्ड अप टू 1857, द रिवोल्ट ऑफ 1857 तक रूल किया है। एंड इन 1858 क्राउन एज्यूम डायरेक्ट गवर्नेंस ऑफ इंडिया। 1858 में क्राउन ने यहाँ के शासन को अपने हाथ में ले लिया। तो एक मेजर पॉइंट यहाँ पे है, देन आफ्टर द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नोन एज द वायसराय, फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग बन गया था। ये सब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे एट ए स्पेसिफिक प्लेस। यहाँ पे हमको इतना ही ज्यादा आपको ध्यान में रख दिलाना है। उसके बाद आ जाइए एम.एन. रॉय इन 1934 सजेस्टेड द कंस्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिशमेंट। So on the suggestion of M.N. Roy in the that is 1934, a constituent assembly was formed for this purpose in 1946. 1946 में ये constituent assembly came into being, ये बना, and India became independence on 15th of August 1947, and then after on 26th of Jan 1950, India became republic and the constitution was adopted, implemented by us, by the people of India. So 26th of Jan 1950, the constitution came into being fully. तो आपको इस बीच की कहानी पढ़नी है बच्चों। That is the company rule. Now we are going to discuss the company rule between 1773 up to 1858. 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1858 के क्राउन के that is गवर्नमेंट ओवरटेक करने के पहले उसके बीच की घटना हम लोग अभी देख लेते हैं। Have a glimpse on it. Regulating Act 1773, it was the first step of British government to control the East India Company. East India Company को जो एक ट्रेड का राइट दिया गया था, उस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला प्रयास जो था कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का, that was came in the form of Regulating Act 1773. It recognizes the political and administrative function of the company. साइड बाय साइड इसका परिणाम क्या हुआ कि सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने उसके राजनीतिक और प्रशासनिक क्रियाकलाप को स्वीकार कर लिया रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। आई एम नॉट कंफर्मिंग इट कि हाँ हम ये कह दे कि ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे फायदे में रहा, दैट इज नॉट माय पॉइंट, बट जस्ट वी आर डिस्कसिंग द फैक्चुअल पॉइंट कि इसके चलते सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ पॉलिटी हमारी बढ़ी। मतलब लगा कि यहाँ ब्रिटेन कंट्रोल होगा, तो जो छिटपुट अलग अलग राज्य थे उनका केंद्रीकरण की तरफ एक प्रयास था। नेक्स्ट है कि किसके फीचर और क्या क्या हुए बेटे रेगुलेटिंग एक्ट के। तो गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब टाइटल चेंज हो गया। गवर्नर ऑफ बंगाल कहा जाता था, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। एंड इट क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 members टू असिस्ट द गवर्नर जनरल।
गवर्नर जनरल तो नाम दिया ही गया, साथ साथ में एक कार्यकारी काउंसिल बनाया गया 4 सदस्यीय, जो कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करेगा, सहायता करेगा। गॉट इट? एंड द लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सबसे पहला कौन बना? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। Governor of Madras and Governor of Bombay now became the subordinate to the Governor General of Bengal, है ना? गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे जो पहले इक्वल अमंग थे बंगाल के साथ, दे नाउ बिकम द सबऑर्डिनेट अंडर द बंगाल। बंगाल के गवर्नर जनरल के सबऑर्डिनेट में मद्रास और बॉम्बे हो गया। मेजर शिफ्ट है। इट इज गोइंग टू बी आस्क्ड बाय द यूपीएससी, माइट बी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों की एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1774 में अंडर द 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता में 3 जजेस का एक अदर जजेस के रूप में बहाली हुई एंड 1 चीफ जस्टिस। ओके, the Supreme Court of Kolkata, which was established in 1774, has 1 chief justice and 3 other judges. ठीक है, एक चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य जजों की नियुक्ति हुई। एंड नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द ट्रेड, प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग द ब्राइब्स ऑफ द कंपनी सर्वेंट प्रोहिबिटेड। कंपनी के जो ऑफिसर थे, जो इसके एम्प्लॉय थे, वो जो दस्तक का दुरुपयोग करते थे, जो उनको मिला था फ्री ट्रेड करने का, वो इंडियन को बेच देते थे और इंडियन से दलाली खाते थे और इंडियन को कहते थे कि तुम चोर हो, और जबकि वे ही सबसे ज्यादा बेईमान व्यक्ति थे। तो उसको कंपनी के दैट इज ब्राइब्स, घूस लेने को प्राइवेट ट्रेड पर गवर्नमेंट ने रोक लगा दी वहां पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट रिक्वायर्ड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू रिपोर्ट टू इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा यह आवश्यक कर दिया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के शेयर होल्डरों से मिलकर बनी थी, उनको दीवानी, है ना, उसके बाद सैनिक मामले और राजस्व मामले, इन तीनों मामले में इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना था। दे हैव टू रिपोर्ट अबाउट द रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेटिंग एक्ट। इससे ज्यादा आपका क्वेश्चन कुछ आना नहीं है और इतना पॉइंट आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है कि पीट्स था उस समय, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, ही ब्रिंग अनदर एक्ट ऑफ 1784। 1784 में आया पीट्स इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट पीएम के नाम पे। बट उसके पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में उन्होंने कुछ सुधार किया, कुछ अमेंडमेंट किया। दे टोल्ड दैट सम short of lacunae is there. That's why before Pitt's India Act, they bring another amendment of Act of 1881. Amendment Act of 1881 is also known as Act of Settlement. इसको Act of Settlement भी कहते हैं। It was passed in 1781 to rectify the Act of 1773. बस इतना रेफरेंस याद रखना है कि 1773 के एक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट या अमेंडमेंट एक्ट आया था। देन आफ्टर दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गोइंग टू बी डिस्कस, दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में मेजर शिफ्ट हुआ है बच्चों। फर्स्ट पॉइंट हमने इसलिए डाला है कि इट डिस्टिंग्विश द फंक्शन ऑफ कंपनी इनटू 2, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल। बच्चों ये समझना बहुत मुश्किल है। अगर आप जाके लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ें, आप तो सौभाग्यशाली हैं कि लक्ष्मीकांत की बुक आपको मिली है इतनी अच्छी। बट आवर्स वाज द एरा ऑफ ओनली डीडी बसु। डीडी बसु हम लोग पढ़ते थे पूरे, हमने अपने दैट इज एलएलबी के एग्जाम में भी डीडी बसु को फॉलो किया है। सारी जुडिशियरी डीडी बसु को फॉलो करती है। इट इज सो दैट इज इंट्रिग्यूइंग है, किताब बहुत अच्छी, बट उसके इलस्ट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ता है और उसके इंटरप्रिटेशन में हमारे लीगल कम्युनिटी के लोग दिन भर लगे रहते थे, एक से दूसरा तर्क वितर्क चलता था। बट आपके पास एक अच्छी बुक है एंड नाउ
This is Atul Sinha before you to rectify all those lacunae. Very simple way. डबल फायदा है कि यूपीएससी का वास्ट एक्सपीरियंस, पढ़ाने का 20 ईयर का एक्सपीरियंस एंड साइंटिफिक टेंट उसके साथ लगा हुआ है, साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड। तो हिस्ट्री को मैंने अगर निकाला है यूपीएससी का, मेंस में इतने अच्छे नंबर पाए हैं, तो इट इज ड्यू टू द साइंटिफिक टेम्परामेंट आई एम हैविंग। आपको साइंस एंड टेक के फुल मार्क्स हमको मेंस में आए हैं, और आज भी मेरे टोटल एनडीए के क्वेश्चन हमारे नोट से आते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे नोट से आते हैं, 40 क्वेश्चन तक बच्चे रिपोर्ट करते हैं कि आउट ऑफ 50 मेरे नोट से आते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी रेकर इन द पॉलिटी आल्सो इफ यू फॉलो माय लेक्चर, इट इज माय फर्म बिलीव। ओके, आई एम वेरी दैट इज कमिटेड पर्सन, इसमें मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं आपके लिए। आप आ जाइए, पिट्स इंडिया एक्ट में मैं बता रहा हूँ कि कमर्शियल और पॉलिटिकल दो भाग में डिवाइड कर दिया है ना। कंपनी के फंक्शन को एक कहा कि भैया कॉमर्स का कॉमर्शियल फंक्शन आपका अलग होगा, पॉलिटिकल राजनीतिक अलग होगा। व्यवसायिक में मामले में उसने क्या कर दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर विल दैट इज डील विद द कमर्शियल अफेयर, कमर्शियल अफेयर को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा। और पॉलिटिकल के लिए एक नया क्रिएट कर दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दैट इज टोटली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट पार्लियामेंट। वहां की पार्लियामेंट जो कहती है वही सब कुछ फाइनल होता है, आपको पता ही है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, मैनेज करेगा पॉलिटिकल अफेयर्स, एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स। एंड इन दिस वे the dual government, double government in India started in the Pitt's India Act itself, not in the Montagu Chelmsford Report 1999 Act, not in the Morley Minto Reform of 1909। आपको द्वैध शासन वहां से पढ़ाया जाता है, मैं आपको द्वैध शासन पिट्स इंडिया एक्ट से पढ़ा रहा हूँ कि डबल गवर्नमेंट की शुरुआत यहीं से हो जाती है। और आपको इसी तरह से मैं बता रहा हूँ कि कम्युनलिज्म का है ना, कॉम्युनलिज्म दैट इज सांप्रदायिकता की विकास पे हमने आईएएस में मेंस में नोट्स लिखा है, एस्से लिखा है। दैट इज कर्नवालिस कोर्ट से मैंने शुरू किया है कि जब बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट हुआ तो ज्यादातर जमीन जो उस समय मुस्लिम कृषकों के पास थे, दैट वाज गॉन इन द हैंड ऑफ हिंदू राजास, जिन्होंने बोली लगाई। जमींदार, हम भी जमींदार फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारा भी एक बहुत बड़ा जमींदारी है ना, सिवान डिस्ट्रिक्ट बिहार में। और मेरे फोर फादर ने वहां एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाया है शंकर जी का, है ना। लॉर्ड शिवा का टेम्पल है जिसमें हम हर साल विजिट करते हैं, जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूरे साल पूजा कराते हैं। तो उसका एक वसीयतनामा, एक विल पावर माय ग्रेट ग्रैंडफादर हैड मेड, और उसमें मैं बताऊं तुमको कि लिखा हुआ है कि हमारे खानदान का ही कोई इसका वारिस होगा। अगर हमारा खानदान नहीं रहा था, कोई रिलेटिव नहीं हुआ तो उसका दूर का रिलेटिव, मतलब इस तरह का सक्सेशन लिखा है उन्होंने कि हम एलएलबी पढ़ने के बाद भी उसको देखते हैं तो हमको उसमें कहीं कमी नहीं दिखाई देती है। एंड इट बैफल। तो दिस ऑल आर द रिजल्ट ऑफ द इंग्लिश, दैट इज एजुकेशन which they obtain। उस समय 10वीं तक के पास लोग ही बहुत अच्छा इंग्लिश लिख लेते थे, और किसी वकील के सलाह के बिना वो 4 भाइयों ने उसको तैयार किया था। इन द सेम लाइन ब्रिटिशर्स ने भी, है ना, वहां पे जब हिज मैजेस्टी की सरकार आएगी, मैं अभी अभी आपको बताऊंगा, जब क्राउन शासन लेगी तो उन्होंने क्या वर्ड का इस्तेमाल किया है, कंपनी के अफेयर को, कंपनी के टेरिटरी को, जो इंडियन टेरिटरी को अपना मान बैठे थे, उसके बारे में। तो पद्मनाभन मंदिर का, जो केरल का मंदिर है जिसमें विवाद चलता है, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई चली गई है, 400 साल पुरानी मंदिर है और इतना अकूत धन है, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको कहा है कि हाँ भाई, उसका राइट जो है उसके मालिकों के पास है। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि इसी तरह का विल उनके पास है कि नहीं है, आई एम डाउटफुल, बट हमारे घर में ऐसा विल है कि उस पे कोई दावा नहीं कर सकता। इट इज ओपन टू ऑल, इट इज द टेम्पल मेड फॉर द पब्लिक, बट द ओनरशिप इज इन आवर हैंड। उसी तरह से ब्रिटिश सरकार ने भी अपना कंट्रोल इंडिया पे किस तरह से जकड़ के रखा, ये आप देखेंगे यहाँ पे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ जाइए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बना, empowered to supervise and direct all operations of the civil and military government और revenue। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पूरी तरह से अथॉरिटी ब्रिटिश सरकार ने दे दिया कि यहाँ दीवानी मामला भी देखेगा, सैनिक मामला भी देखेगा और राजस्व मामला भी देखेगा। तो व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस?
इसका महत्व क्या है? कंपनीज टेरिटरीज फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल द ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया। अब कंपनी के क्षेत्र को उसके राज्य को जहां जहां तक कंपनी का विस्तार था उसको अब ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया, भारत में ब्रिटेन का अधिकार वाला क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया, टाइटल दे दिया गया। एंड सेकंड पॉइंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को मींस पार्लियामेंट को वहां पावर दे दिया गया कि कंपनी का मामला है ना, उसका प्रशासन सब कुछ अब पार्लियामेंट देखेगी। दिस इज ए मेजर शिफ्ट। नेक्स्ट आ जाइए आप चार्टर एक्ट 1833। चार्टर्ड एक्ट 1833 फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण के तरफ यह सबसे अंतिम स्टेप था। ठीक है ना। इसका फीचर क्या था? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। इससे आपको लग रहा है कि हाँ, केंद्रीकृत गवर्नमेंट की सरकार की शुरुआत होती है। सेकेंड पॉइंट, मेजर पॉइंट है कि क्रिएटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस तरह से भारत सरकार नाम की एक कोई चीज बनी, जैसा कि अशोक के शासनकाल में था, जैसा कि अकबर का राज्य विस्तार था, और जैसा कि शंकराचार्य ने 4 दैट इज धाम की स्थापना की है, 4 अलग अलग पूरा पश्चिम उत्तर भारत, उत्तर और दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में। तो उस चीज को हम लोग भूल गए थे और इसका परिणाम रहा कि 250 साल तक ब्रिटिशर्स ने राज किया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक का वो संस्था बना के अपने आप को शो करते थे कि we have given, that is whites man burden, we have given duty by the God to make the that is people of India so that they can rule themselves। हम आपको रूल करने लायक बना रहे हैं, ये कह के उन्होंने शासन शुरू किया। बट एट इज मेजर मैटर ऑफ फैक्ट, मेरे बताने का कारण था कि हमारी गलती थी कि हम भूल गए थे। अदरवाइज हमारा तो भारत वर्ष एक पहले से ही कंसेप्ट है, कभी अलग करके हमने देखा ही नहीं है। बीच में हमने जब भूल गए तो उसका परिणाम ये रहा। लॉर्ड विलियम बेंटिक देन केम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बेंटिक के बारे में हमने बताया है आपको हिस्ट्री के किताब क्लास में कि कभी भी वो कोई लड़ाई नहीं लड़ा था। नो कॉन्क्वेस्ट ही हैज डन इन हिज लाइफ टाइम। और उसके शासनकाल की हमने पूरी तरह समीक्षा की है। ठीक है ना। इन दिस वे that is first governor general of India Bentinck bana, and he deprived the governor of Bombay and Madras of their legislative power। legislation that is कानून बनाना है ना, that is विधायिका का जो रोल था बॉम्बे और मद्रास का, उसका पूरी तरह से फाइनल खात्मा कर दिया। अब कहा कि सीधे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देखेगा। गॉट इट। नेक्स्ट आ जाइए, गवर्नर जनरल गिवन द लेजिस्लेटिव पावर फॉर एंटायर ब्रिटिश इंडिया। अब दैट इज विधायिका का, विधान बनाने का, कानून बनाने का पूरा राइट गवर्नर जनरल को दे दिया गया बाय दिस एक्ट। प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड एज रेगुलेशन। मैं बता रहा हूं बच्चों की 1833 के एक्ट के पहले वाले को रेगुलेशन कहा जाता था, बट नाउ 1833 एक्ट इज कॉल्ड एज एक्ट। एक्ट, अधिनियम कहा जाने लगा। लॉज मेड अंडर 1838-33 एक्ट वर कॉल्ड एक्ट। अब उसको एक्ट कहा जाने लगा। एक अच्छा पॉइंट है। देन आफ्टर दे एंडेड द एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी। इसके साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा कि व्यावसायिक एंटिटी, व्यावसायिक एक संस्था के रूप में जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी, इट इज नो मोर द ड्यूटी ऑफ द कंपनी to do the commercial affair। अब आप इसको बंद कीजिए। एंड इट बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एक प्रशासनिक तंत्र के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी। हाउ दे ट्रांसफॉर्म इंडिया, यू कैन सी इट वेरी कंफर्टेबली। अब आप समझ सकते हैं। कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया हेल्ड बाय इट in trust for His Majesty, His heir and His successor। In trust for His Majesty, His heir and His successor। कंपनी के टेरिटरी को अब क्या कहा उन्होंने कि महारानी के ट्रस्ट पे जब तक उनका प्रसाद पर्यंत रहेगा
उनके अगली पीढ़ी को, उनके सक्सेसर को ही यह क्षेत्र जाएगा, जो मैं अपनी टेम्पल का चर्चा किया। सेम लाइन। उसके बाद आ जाइए, सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट स्टार्टेड बाय दिस एक्ट। सिविल सर्वेंट के लिए भारत में सिविल सर्वेंट्स की शुरुआत होती है 1833 के एक्ट के द्वारा, जिसमें पहली बार सिविल सर्वेंट्स के दैट इज कंपटीशन के लिए शुरुआत हुई। इंडियंस शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम द होल्डिंग एनी प्लेस, ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। अब इसमें कहा गया, एक पॉइंट था कि भारतीयों को किसी भी स्थान, किसी भी पोस्ट, किसी भी ऑफिस में नियोजन से मना नहीं किया जाएगा। दिस इज ओनली ए आर्टिकल इन दिस, बट दिस प्रोविजन वाज नेगेटेड बिकॉज द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपोजेड इट। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी का था, दैट इज शेयर होल्डर का था, उन्होंने मना किया, उन्होंने विरोध किया, तो सरकार इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। बच्चों, ये एक्ट में था, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। सिविल सर्विसेज में कोई रिप्रेजेंटेशन इंडियन को नहीं मिला। देन आफ्टर केम चार्टर्ड एक्ट 1853। चार्टर्ड एक्ट 1853 वेरी माइलस्टोन है, लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द चार्टर्ड एक्ट बिटवीन 1793 से 1853। From 1793 to 1853, several chartered act came into being, and this was the last in that series, that league. ठीक है ना? तो चार्टर्ड एक्ट 1853 में क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क इसको हम लोग कहते हैं। जानबूझ के हमने वर्ड इस्तेमाल किया है कि इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क। व्हाई? तो बिकॉज इट सेपरेटेड द फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल इनटू लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। अभी तो कमर्शियल चल रहा था, कमर्शियल अफेयर। अब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, गवर्नर जनरल के काउंसिल को लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में दो में डिवाइड कर दिया गया। लेजिस्लेटिव एस्टैब्लिश्ड है सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसके बाद लेजिस्लेटिव विंग में एक गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, जिसका नाम रखा गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। It was named as Central Legislative Council and it functioned as a mini parliament. पार्लियामेंट जैसे पता है कि लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट से मिलकर बनता है। प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट व्हिच कंसिस्ट ऑफ अपर हाउस, लोअर हाउस एंड द प्रेसिडेंट। इन द सेम वे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1853 चार्टर्ड एक्ट व्हिच नाउ बिहेव लाइक ए मिनी पार्लियामेंट। एंड अनदर विंग इज एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। दो भाग में डिवाइड गवर्नर जनरल काउंसिल को कर दिया गया। एनी प्रॉब्लम? ओके, इसके साथ साथ आप मेजर पॉइंट देखिए कि 6 लेजिस्लेटिव काउंसिलर टू काउंसिल प्रोवाइडेड। लेजिस्लेटिव काउंसिल को, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को 6 लेजिस्लेटिव काउंसिलर प्रोवाइड किया गया, दिया गया। एंड ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिविल सर्वेंट स्टार्टेड। सिविल सर्वेंट्स के लिए ओपन कंपटीशन की शुरुआत इस एक्ट के अंतर्गत हुई। कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज ओपन टू इंडियंस। अब इंडियन को के लिए ये सिविल सर्विसेज खोल दिया गया। मैकाले कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज वाज अपॉइंटेड इन 1854। 1854 में लॉ कमीशन का चेयरमैन था लॉर्ड मैकाले, उसको इंडियन सिविल सर्विस के लिए मैकाले कमिटी बनाया गया। एंड अलाउड द कंपनी टू रिटेन द पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑन ट्रस्ट फॉर क्राउन बट डिड नॉट स्पेसिफाई द पीरियड। 1853 के एक्ट में कंपनी को अलाउ किया, प्रावधान किया गया कि वो भारतीय क्षेत्र में, है ना, पोजीशन में, है ना, वो क्राउन के ट्रस्ट पे उनकी सहमति से अपना कार्य जारी रखें। बट द डेट एंड टाइम वाज नॉट स्पेसिफाइड अप टू व्हाट डेट। इट मींस द पार्लियामेंट ऑफ द ब्रिटेन हैज इन माइंड दैट दे कैन एनी टाइम ओवरटुक द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑन देयर ओन। ये 1953 के एक्ट से ही हम लोग को झलक मिलती है, हम लोग बहुत कुछ समझ सकते हैं। फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट इज सेंट्रल में दिया गया, है ना, लोकल रिप्रेजेंटेशन को दिया गया। ऑफ द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, गवर्नर जनरल काउंसिल को जो 6 नए लेजिस्लेटिव मेंबर दिया गया, उसमें से 4 out of these 6, 4 members were appointed by the local or provincial government,
है ना, लोकल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ 4 स्टेट्स, दैट इज मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो प्रोविंस थे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा, इन चारों से एक एक दैट इज लेजिस्लेटिव मेंबर को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन दिया गया। इट मींस कि यह सेंटर की तरफ स्टेट का रिप्रेजेंटेशन यहां से शुरू होता है। आप इसको इस रूप में ले सकते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस, दिस इज अतुल सिन्हा। आपको मैंने 1857 रिवोल्ट के पहले तक का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट डिस्कस किया और आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वेरी रिसेंट कमिंग एग्जाम है एनडीए 2020, दैट इज 6 ऑफ सितंबर। और जो बच्चे मेरे टोन को लाइक कर रहे हैं, मेरे अपीयरेंस को लाइक कर रहे हैं, जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों के डिमांड पे ये मैं लेक्चर लेके आया हूं। एंड मोस्ट प्रोबेबली it is hope that I will fulfill by the end of August। ये पूरी की पूरी सिलेबस खत्म होगी। हिस्ट्री भी मैं करा रहा हूँ। नो स्टोन विल बी लेफ्ट अनटर्न। बच्चों आप बिल्कुल नहीं घबराए, आप अपनी तैयारी पूरी रखें। मैथमेटिक्स में आपको बिल्कुल एट पार रिजल्ट मिलने वाला है। नाउ इट इज टाइम टू कंसोलिडेट द गैट पेपर। और हमारे नाम पे गैट कमिटी का बच्चों ने गठन किया था। And in what way I going to assist, it was very confusing one at that very moment, but now it is clear because of the fact I am going to launch all GS paper on the platform of YouTube from my Paradise Study campus on behalf of योर लविंग अनअकैडमी। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को मैं पिछले 2 साल से एंजॉय कर रहा हूं बच्चों, और आपका जो प्यार मिल रहा है इट इज माइंड ब्लोइंग। मैं कभी सोचा नहीं था कि ऑनलाइन क्लास इतना इंटरेक्टिव होने वाला है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पिछले 2 महीने में मैं दिल्ली के शास्त्री नगर से शायद ही कभी आउट ऑफ शास्त्री नगर गया हूँ। एंड आई एम फुल टाइम आई एम एंजॉयिंग यू मेकिंग योर PPT and all those study material, improving all the time what I was doing all the time in the offline class too. It is not new, but it is a different claimer, and I am now become the techno savvy। सभी कुछ मेरे को आ रहा है और आप इसको फायदा उठाएं। मेरे सभी एक्सपीरियंस का आपके लिए ब्लेसिंग है। इट इज ब्लेसिंग टू यू ऑल ऑफ यू न्यू स्टूडेंट्स, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, दे ऑल कैन फॉलो बिकॉज ऑफ द फैक्ट ये टॉपिक पूरा जब होगा तो आपको लक्ष्मीकांत पलटना नहीं पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन अगर छूट गया देन कॉल अपॉन मी। इट इज माय फर्म बिलीव कि अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो निश्चित ही मेरे नोट से ही नोट होगा, वो बाहर नहीं हो सकता। ठीक है, इट इज माय फर्म बिलीव। ओके बाय बच्चों, सी यू नेक्स्ट टॉपिक।